प्यारे बच्चों आदाब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय कुमार ऑनलाइन स्टडी वे। आज हम पढ़ेंगे इब्ने इंशा जर्मनी में, जो कि एक सफ़रनामा है और ये बहुत ही खूबसूरत कहानी होने वाली है। अगर आप इसको आखिर तक देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी। तो आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए पढ़ना शुरू करते हैं। इब्ने इंशा जर्मनी में। इब्ने इंशा एक शायर का नाम है और ये जो इसने लिखा हुआ है ये एक सफ़रनामा है, जिसमें इसने एक सफ़रनामे का जिक्र किया है। और इब्ने इंशा एक अच्छे शायर होने के साथ साथ एक अच्छे नसर नगार भी थे, यानी कि इनको शायरी करना और कहानियाँ लिखना भी बहुत अच्छे से आता था। इंग्लिस्तान को छोड़कर यूरोप के जिस मुल्क में भी हम जाएं, ज़ुबान का मसला पैदा हो जाता है। मुल्क यानी देश, वतन, और मसला होता है परेशानी, दिक्कत। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर इंग्लिस्तान को छोड़कर हम यूरोप के जिस भी मुल्क में जाएंगे, वहाँ पर ज़ुबानों को समझने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारे लिए नहीं, इस मुल्क के लोगों के लिए, क्योंकि हम तो अपना मंशा अंग्रेज़ी में बखूबी अदा कर लेते हैं। यानी कि जो भी हमारा मकसद होगा, जो भी हम कहना चाहते होंगे, वो हम अंग्रेज़ी बोलकर उनको बता सकते हैं। ये लोग समझ नहीं पाते। ये सच है, कभी कभी इंग्लिस्तान वाले भी हमारी अंग्रेज़ी समझने से कासे रहते हैं। यानी कि जो इंग्लिस्तान के लोग हैं वो अंग्रेज़ी को अच्छे से समझ नहीं पाते, कासे रहते हैं यानी महरूम रहते हैं, यानी कि उसको वो समझ नहीं पाते। लेकिन ऐसा फ़कत कभी कभी होता है, फ़कत यानी सिर्फ। लंदन में हमने जब कभी कंघा ख़रीदना चाहा, ख़रीद लिया। हमबर्ग में नहीं ख़रीद सकते। ये जर्मनी में है। हमबर्ग में इस रोज़ बहुत तेज़ हवा चल रही थी। यहाँ से देखिए, हमबर्ग में इस रोज़ बहुत तेज़ हवा चल रही थी और हमें एक पब्लिशर से मिलने शहर से दूर एक कस्बे में रेल से जाना था। हमबर्ग में आम बड़ी रेलवे के अलावा दो तरह की शहरी रेलें चलती हैं, एक यू-बान यानी अंडरग्राउंड और दूसरी एस-बान यानी ज़मीन की सतह से एक मंजिल ऊपर चलने वाली। हमने अपने सफ़रनामे आवारागर्द की डायरी में बर्लिन की एस-बान का जिक्र किया है, यानी कि इसने एस-बान के बारे में बताया है, क्योंकि इससे हम और मौलवी महबूब आलम पैसा अखबार वाले सफ़र करते रहे हैं। वो 1900 में, हम 1967 में। तो ये ज़िक्र एस-बान के स्टेशन का है। ये कौन सा स्टेशन का जिक्र कर रहे हैं? एस-बान का। और हमबर्ग में हवा के चलने का है, और हमबर्ग में जो काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी उसका भी जिक्र किया है, जिसकी वजह से हमारे गेसू बेतरा परेशान हो रहे थे। हमें अपने दोस्त मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी पर अरश्क आया कि कितनी भी हवा चले उनको ऐसे प्रॉब्लम पेश नहीं आते। यानी कि जब बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो बाकी जितने भी लोग थे वो काफ़ी परेशान हो रहे थे। लेकिन इसमें जो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जो हैं, इनको बिल्कुल यकीन था कि इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह के मसले इनको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकते। हमारे तर्जमान मिस्टर कैदरलीन तो टिकट लेने चले गए। तर्जमान होता है जो किसी ज़ुबान का तर्जमा करके हमें देता है। जैसे मानो कि हम किसी मुल्क में जाते हैं और हमें उस मुल्क की भाषा या फिर ज़ुबान समझ में नहीं आती है, तो जो तर्जमान होता है वो हमें उस ज़ुबान का तर्जमा करके, यानी कि उस ज़ुबान का ट्रांसलेशन करके हमें समझा सकता है। हमने एक दुकान पर कंघा खरीदना शुरू किया और ख़रीदते चले गए। कॉम तो खैर वो क्या समझता। हमने अपने बालों में उंगलियों से कंघा करके दिखाया। इसने पहले करीम की एक शीशी पेश की, हमने रद्द कर दी यानी कैंसिल कर दी। तो शैम्पू की एक ट्यूब दिखाई, इस पर हमने हामी ना भरी तो वो बालों की एक विग दिखाने लगा। हमने बालों की पट्टियाँ हाथ से जमा कर दिखाई। यानी कि जब वो कॉम ख़रीदना चाहते थे, कंघा ख़रीदना चाहते थे, तो जो दुकानदार था वो उनकी ज़ुबान को समझ नहीं पा रहा था, तो उसने हाथ से इशारा करके कंघा ख़रीदने के लिए उसको बताया, लेकिन वो फिर भी दुकानदार इनके इशारों को नहीं समझ सका। आगे देखिए, टेढ़ी मांग निकाली, सीधी मांग निकाली, लेकिन उसकी समझ में ना आया। जाने वो अपने कंघे और दूसरे सामान कैसे बेचता होगा। इतने में मिस्टर कैदरलीन आ गए
और ना कोई लफ्ज़ कहा और दुकानदार ने झट वो सारे कंगे निकाल कर सामने रख दिए। यानी कि इससे हमें ये समझ में आता है कि पहले उन्होंने साइड से मांग निकाली, फिर बीच से मांग निकाली, लेकिन फिर भी उस दुकानदार की समझ में यह नहीं आया कि ये कंगा मांग रहे हैं। इसके बाद उनको ये हैरानी हुई कि ये दुकानदार जो है वो अपना सामान कैसे बेचता होगा। आगे देखिए, इतने में मिस्टर कैथरलीन आ गए और ना कोई लफ्ज़ कहा और दुकानदार ने झट बहुत सारे कंगे निकाल कर सामने रख दिए। आगे देखिए, आज की सुनिए कि दम तहरीर हम बर्लिन और हमबर्ग, म्यूनिख वगैरह को भुगता कर दोबारा फ्रैंकफर्ट में फ़रोकश हैं। एतवार का दिन है और इस वक्त भी गिरजा का घंटा बज रहा है। घंटा या घंटी जो मंदिर में लटकाया जाता है उसको कहा गया है। सुबह उठकर हमने शेव का सामान निकाला और साबुन लगाया, ब्लेड तलाश किए तो नदारत होता है कि किसी चीज़ का ना होना, यानी कि वो ब्लेड तलाश कर रहे थे। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन ब्लेड उनको नहीं मिले। सूटकेस का कोना कोना छान मारा, कुछ फ़ायदा ना हुआ। आखिर साबुन पूछा, यानी कि उसने साबुन जो लगाया था उसको पूछ लिया, बाल बनाए, सूट पहना और नीचे काउंटर पर गए और पूछा ब्लेड कहाँ खरीदे जा सकते हैं। इस भले आदमी ने जाने क्या समझा। अब यहाँ पर यही है कि वो जर्मनी में गए हुए थे तो उन लोगों को इनकी ज़ुबान समझना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, तो इस वजह से यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पर देखिए, जब इन्होंने पूछा ब्लेड कहाँ खरीदे जा सकते हैं, इस भले आदमी ने जाने क्या समझा, बोला अच्छा तो आप जा रहे हैं, आपका बिल बना दूं। हमने कहा नहीं भाई, हमारी सूरत से इतने बेजार क्यों हो रहे हो। बेजार यानी परेशान। हम फ़कत शेव करना चाहते हैं। दाढ़ी पर हाथ फेर कर बताया। बोला अच्छा, लेकिन आज तो सब दुकानें बंद हैं। ये हो सकता है कि रेलवे स्टेशन जाओ और किस्मत आजमाओ। गनीमत हुआ कि ये होटल, जिसे हम होटल जिंसर गोट कहते हैं क्योंकि इसका नाम होटल शीशरहोफ, याद रखने की और कोई तरकीब नहीं। अब देखिए, ये जो होटल का नाम था इसको इन्होंने किसी और नाम से याद रखा है, क्योंकि ये जो होटल का नाम है, इस होटल का नाम था होटल शीशरहोफ, लेकिन इन्होंने इस होटल को याद रखा था होटल जिंसर गोट, क्योंकि ये जो नाम था इसको याद रखने में इनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी, काफ़ी परेशानी हो रही थी, तो इसलिए इन्होंने इस होटल को होटल जिंसर गोट के नाम से याद रखा था। स्टेशन से फ़कत 15-20 मिनट की राह पर वाक़या है। चनाचा हमने सुबह की ठंड की परवाह ना करते हुए उधर का रुख किया, यानी कि उस स्टेशन की तरफ गए। इस वक्त 9 बजने को थे, लेकिन सड़क पर ना आदमजात, यानी कि जब ये स्टेशन की तरफ जा रहे थे तो सड़क पर कोई भी आदमी उनको दिखाई नहीं दे रहा था। स्टेशन घूम गए, मिठाई की दुकानें खुली थी, नाश्ते वाले थे, अखबार वाले थे, तंबाकू और सिगरेट वाले थे, लेकिन हमारे मतलब की चीज़ बेचने वाला कोई ना था। हम मायूस हो रहे थे और सोच रहे थे कि अच्छा दाढ़ी बढ़ा लेंगे, आजकल फैशन में दाखिल है। लेकिन इतने में एक कोल की नज़र आई। कोल की एक छोटी सी दुकान नज़र आई। कंगे वाले तजर्बे की वजह से अब कि हम अपनी ज़ुबानदानी पर धार रख कर गए थे। ना सिर्फ डिक्शनरी से ब्लेड का तर्जमा देख लिया था, बल्कि ये भी याद कर लिया था कि शेव करने को क्या कहते हैं। कम पढ़े लिखे लोगों को मालूम रहे कि रेज़र का लफ्ज़ यहीं से निकला है या फिर ये रेज़र में से निकला होगा। वहाँ खिड़की खाली थी, लेकिन इतने में एक बड़ी भी आ ही गई। अब उन्होंने क्या देखा कि उनको ज़ुबान समझने में वहाँ की काफ़ी दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, और अब उन्होंने क्या किया कि डिक्शनरी से उस ज़ुबान ब्लेड का मतलब समझ के गए, ठीक है। और उन्होंने ये भी समझ लिया कि जब हम शेव करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। अब आगे देखिए, जब उन्होंने ये देखा कि जो दुकान उनको नज़र आई, जो खोल के उनको नज़र आई, वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन उन्होंने थोड़ी ही वक्त में देखा कि वहाँ पर एक बी जो थी आ ही गई। अब देखिए आगे क्या होता है।
हमने पहले ब्लेड कहा, फिर रेजरेन और फिर दाढ़ी पर हाथ फेरा, बोली यू मीन ब्लेड, और ब्लेडों का पैकेट उठाकर दे दिया। मालूम होता है कि इस बेचारे को जर्मन नहीं आती थी, सिर्फ अंग्रेज़ी आती थी। हमारी तरह दोनों ज़ुबानों पर कादर मालूम नहीं होती थी। कादर मालूम नहीं होती थी यानी कि दोनों ज़ुबानों पर उनको उस औरत को अच्छी खासी महारत नहीं थी, यानी कि दोनों ज़ुबानों को अच्छी खासी नहीं समझ सकती थी, लेकिन उसको अंग्रेज़ी आती थी। कल शाम टैक्सी वाले ने हमारे गतनता के जवाब में बड़े सही मखरज से गुड इवनिंग कहा और फिर अंग्रेज़ी बोलनी शुरू कर दी। हमने कहा मियाँ खूब अंग्रेज़ी बोलते हो, हमारे मुकाबले की ना सही फिर भी खासी अच्छी है। बोला जी मैं लंदन का रहने वाला हूँ, यहाँ टैक्सी चलाता हूँ, इंडिया में भी रहा हूँ। आप कहाँ के हैं? हमने पाकिस्तान और कराची का नाम लिया। बोला लाहौर बड़ा खूबसूरत शहर है। हमने कहा कैसे मालूम हुआ? बोला मैं 6 साल तक अटाकी कैंप में रहा हूँ जो लाहौर और अमृतसर के दरमियान वाक़या है। अब वो जो टैक्सी वाला है वो उनको बता रहा है कि मैं लंदन का रहने वाला हूँ, टैक्सी चलाता हूँ और मैं इंडिया में भी रहा था। और जब उन दोनों का आपस में तारुफ होता है तो वो उनको जो टैक्सी वाला होता है वो ये बताता है कि जो लाहौर है वो बहुत ही खूबसूरत शहर है। अब देखिए वो ये भी बताता है कि मैं 6 साल तक अटाकी कैंप और अटाकी कैंप में रहा हूँ जो लाहौर और अमृतसर के दरमियान वाक़या है। अटाकी और अमृतसर तो हमारी समझ में ना आए, लेकिन मज़ीद तफसील ये मालूम हुई कि वो 1920 से 1926 तक वहाँ रहे, फ़ौज में मेजर थे। हमने कहा उर्दू में कि क्या उर्दू बोलते हो, यानी कि उन्होंने उस टैक्सी वाले से पूछा कि क्या आप उर्दू बोलते हो। अब उन्होंने उससे ये इसलिए पूछा क्योंकि उसने कहा कि मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, तो उसको ये लगा कि जो टैक्सी वाला है वो उर्दू बोलता होगा। इसकी समझ में ना आया। हमने अंग्रेज़ी में यही सवाल किया तो बोला हम ऑफिसर था और ब्रिटिश आर्मी में था, हमारा छोटा लोग सिपाही लोग नेटिव से मिलता था, हम नहीं मिलता था। अब उसने ये बताया कि जो पाकिस्तान के लोग थे उनसे जो हमारे सिपाही थे वही बातचीत करते थे, मैं मेजर था और मैं वहाँ के जो पाकिस्तान के शहरी थे उनसे बात नहीं करता था। आखिर हमने कहा तुम्हारी कैंप का नाम हमारी समझ में नहीं आया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर जो उसने कैंप का नाम लिया था अटाकी कैंप, तो ये उन लोगों ने कहा कि हमारी समझ में नहीं आया। किससे कहा? टैक्सी वाले से। अटाकी तो कोई जगह नहीं, अटारी हो शायद। बोला हाँ अटारी टारी। अब जो टैक्सी वाला था उसने गलती से इसको अटाकी कहा था, लेकिन जो असल जगह का नाम था वो था अटारी अमृतसर। हाँ, अमृतसर के बारे में भी हमने कहा ये अमृतसर की ख़राबी मालूम होता है। अब जो इसने दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था अमृतसर, तो उन्होंने कहा कि ये अमृतसर हो सकता है और आपने गलती से इसको अमृतसर बोल दिया है, ये अमृतसर की ख़राबी मालूम होता है। इसने तस्दीक की ये मेजर था मिस साहब जो अरूना जाना। यहाँ पे देखिए ये मेजर था मिस साहब जो रूना जाता, अल्लाह मियाँ से नाता, बस तन्हा यहाँ रहते हैं, साल 2 साल में लंदन भी हो आते हैं। बोले मेरे लिए सब जगह बराबर हैं, मैं इंडिया में रहा, फ़लस्तीन में रहा, जर्मन जानता हूँ, फ्रेंच जानता हूँ, इटालियन जानता हूँ, हस्पानवी जानता हूँ। हमने कहा अच्छा मेजर साहब हमारी मंजिल आ गई, हमें उतारिए। हमने मेजर साहब को थोड़ी सी बख्शिश भी दी और उन्होंने थैंक यू कहा। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए म्यूनिख में जो बीबी हमारे पल्ले पड़ी वो बहुत शाइस्ता और नस्तालिक थी। पल्ले पड़ने का लफ्ज़ तो खैर बहुत वसी मफ़हूम, वसी यानी बहुत लंबा चौड़ा मतलब रखता है और कई गलत फहमियों को जन्म दे सकता है। हमारा मतलब ये है कि हमारे साथ बतौर गाइड थी यानी वो हमको गाइड कर रहे थे, वो गाइड के तौर पर काम कर रहे थे
और तो बहुत कुछ जानती थी, हता कि हमारे मुल्क का नाम भी सुन रखा था, लेकिन हमारी ज़ुबान का नाम सुनकर हंसी, बोली उर्दू। अब देखो उर्दू को उसने किस तरह से प्रोनाउंस किया है। हमने तस्दीक की कि उर्दू नहीं उर्दू। कोई 3 दिन के बाद उनको ये नाम याद हुआ। हमने उनको मुख्तसर अल्फाज में बताया कि करोड़ों आदमियों की इस ज़ुबान के अजीम अदब में हमारा क्या मुकाम है, कैसे हमें वहाँ सर आंखों पर बिठाया जाता है, कैसे हमारे मुल्क की गोरियाँ हमारे आने की खबर सुनकर कतार दर कतार खड़ी हो जाती हैं। इनकसार अच्छी चीज़ है, लेकिन हर चीज़ का हिता के इनकसार का भी कोई मौका महल होता है। हमने ये मौसूफ़ा से कहा, तुम अपने हिसाब से यूँ समझ लो कि जैसे जर्मन अदब में गोएटे हैं, कुछ ऐसे ही उर्दू अदब में हम हैं। ये अब उन्होंने उसको कुछ इस तरीके से समझाया। फैज़ के 2-3 अशार का तर्जमा भी सुनाया। फैज़ जो कि एक शायर का नाम है, ठीक है, उसके 2-3 अशार को उसने ट्रांसलेशन करके बताया कि ये हमारा नमूनाई कलाम है। बहुत खुश हुई और बस उन्हें खुश करना ही हमारा मकसद था। फैज़ साहब रूस वगैरह में हमारे अशार अपने नाम से पढ़कर रंग जमाना चाहें तो हमारी तरफ से इजाज़त है। तो ये था सफ़रनामा और इसको लिखने वाले थे इब्ने इंशा सॉरी। अब इसके बाद है देखिए मायने याद कीजिए। तो इसके कुछ अल्फाज मैंने हैं, ये भी हम साथ में देख लेते हैं। फ़रोकश होना, फ़रोकश होना था क़याम करना या उतरना, यानी किसी जगह पर जाना या फिर किसी जगह पर रुकना, ठहरना। इसके बाद अगला है नदारत, किसी का बिल्कुल ना होना। जैसे उन्हें वो क्या ढूंढ रहे थे, ब्लेड ढूंढ रहे थे, लेकिन ब्लेड उनको नहीं मिले, यानी उनके पास ब्लेड जो थे वो नदारत थे, यानी नहीं थे। आगे देखिए गनीमत, गनीमत होता है बची हुई चीज़ जो कारामद हो यानी कीमती हो। मायूस होता है नाउम्मीद। कतार होता है सफ़ या फिर लाइन। मौसूफ़ होता है जिसकी सिफत बयान की जाए। इनकसार होता है खाकसार। फैज़ होता है फ़ायदा। तो ये थे इसके अल्फाज मैंने। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। अगर इसी तरह से आपकी सपोर्ट हमें मिलती रही तो बहुत जल्द आपको और वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।